अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, परीक्षा वाणी की जो सीरीज़ मेरे द्वारा इस YouTube चैनल के ऊपर चलाई जा रही है, उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कालसी स्तंभ लेख। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कालसी स्तंभ लेख के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इसके बारे में हम किस तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेना आप लोग। सबसे पहले एक लाइट और ऑन कर देता हूं मैं, यहां पर छाया पड़ रही है थोड़ा सा। कालसी अभिलेख के बारे में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में खोज के बारे में, फिर हम देखेंगे ये कहाँ पर है। तीसरा हम इसके अन्य नाम पढ़ेंगे। चौथा हम इसका जानकारी वाला भाग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो और फैक्ट्स हैं उनको हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें खोज की, तो 1860 में इसकी खोज फॉरेस्टर महोदय द्वारा की जाती है। क्लियर है? दूसरी बात आती है कि ये कहाँ पर है, तो देहरादून के अंदर एक जगह पड़ती है कालसी। कालसी के अंदर कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में। कहाँ पर है कालसी? देहरादून में है। और ये जो अभिलेख है यमुना व टॉन्स नदी के संगम पर है। कहाँ पर है? कालसी है। कहाँ है कालसी? देहरादून में है। और यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर क्या है? ये आपका अभिलेख है। क्लियर है? उसके अलावा अन्य तथ्य में अन्य नाम क्या है इसके? महाभारत में इस कालसी अभिलेख को कालकूट कहा गया है। क्या कहा गया है? कालकूट कहा गया है। उसके अलावा ये किसका है? तो ये जानकारी वाला जो पोर्शन है इसमें हम आप लोग ध्यान रखना, ये है अशोक का है। ठीक है? और मौर्यकालीन है, यानी कि जब यहाँ पर क्या था, मौर्यों का साम्राज्य था, तब का ये है, मौर्यकालीन है। अभी जो विस्तृत रूप से जानकारी है वो मैं आप लोगों को जब ये स्लाइड हो जाएगी तो उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अन्य तथ्य में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो ये स्थान है कालसी, इसको कुणिदों की राजधानी बताया गया है। जो कालसी है ये क्या है? कुणिदों की राजधानी इसको बताया गया है। और कुणिदों को इस अभिलेख के अंदर, अभिलेख के भीतर पुलिंद कहा गया है। पुलिंद कहा गया है। जो ये जानकारी वाला हिस्सा है ये मैं आप लोगों को अभी ही नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। तो एक बार
पूरा का पूरा हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो कालसी स्तंभ लेख है इसकी खोज 1860 में फॉरेस्टर महोदय के द्वारा की जाती है। क्लियर है। दूसरा, जो ये कालसी नामक स्तंभ लेख है ये कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है और यमुना व टॉन्स नदी के संगम पर ये स्थित है। क्लियर है। दो जानकारी आपको प्राप्त हो गई। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि महाभारत में इसको ही कालकूट कहा गया है। क्या बोला गया है? कालकूट बोला गया है। उसके अलावा हमने अभी जानकारी वाला हिस्सा पढ़ना है। अन्य फैक्ट्स में आप जानिए कि जो कुनिंद लोग थे उनकी राजधानी कहाँ थी? कालसी में थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं कुनिदों को इस अभिलेख के भीतर क्या बोला गया है? पुलिंद बोला गया है। और जो इस क्षेत्र को कहा गया है वो अपरांत कहा गया है। क्लियर है। आगे भी मैं इसकी जानकारी दूंगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। पढ़ हम परीक्षा वाणी से रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा डीप है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, हम कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं? इसका जानकारी वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। ठीक है। किसके द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है अशोक के द्वारा। ठीक है। कब लिखाया जाता है? 257 BC में लिखाया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? जो इसकी भाषा है, जो भाषा है वो कैसी भाषा है? प्राकृत भाषा में लिखाया गया है। ठीक है। और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि क्या बात कही गई? क्या बात कही गई अशोक के द्वारा? ठीक है। तो इनके द्वारा क्या बात कही गई कि मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी है। व इसमें लोगों से हिंसा त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। क्लियर है। ये बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? इस अभिलेख में जो निवासी है यहाँ के, उनके लिए पुलिंद शब्द प्रयोग में लाया गया है। कौन सा शब्द? पुलिंद लाया गया है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। क्या बोला गया है? अपरांत बोला गया है। एक बार फिर से आप लोग देख लेना। ठीक है। इस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसमें। अब ठीक हो गया। हम बात कर रहे हैं जानकारी की। किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक के द्वारा ये स्तंभ अभिलेख
लिखाया गया है। और कब लिखाया गया है? 257 BC में इसको लिखाया गया है। इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है, और लिपि का जिसमें इसमें जो प्रयोग हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा इस अभिलेख में, इस स्तंभ लेख में क्या बात कही गई है? वो ये बात कही गई है कि अशोक कहता है कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी है। वह इसमें लोगों और क्या करता है, इस अभिलेख के अंदर इसने लोगों से हिंसा को त्यागने का और अहिंसा को अपनाने की बात कही है। क्लियर है? अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कालसी के अभिलेख में कालसी के निवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है पुलिंद, और इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। बस इतनी सी जानकारी आपको इस विषय के बारे में, इस कालसी के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, और अब हम बात करते हैं गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, इसी अभिलेख को बोला जाता है अशोक चल्का विजयी अभिलेख। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहली बात हमने क्या करनी है इसके अंदर कवर, वो है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो आप सभी लोगों को पता है कि गोपेश्वर कहाँ पड़ता है। गोपेश्वर पड़ता है चमोली में। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में। और ये चमोली का क्या है? मुख्यालय है। क्लियर है? कहाँ पर है? चमोली के अंदर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्राचीन नाम। गोपेश्वर का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? इसका प्राचीन नाम है गोस्थल। क्या नाम है? गोस्थल। क्लियर है? कहाँ पर है? गोपेश्वर के अंदर है। दूसरा प्राचीन नाम क्या है? गोस्थल है। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पर जानकारी क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर शिव मंदिर है, और शिव मंदिर से एक हमें क्या प्राप्त होता है? 6 मीटर नहीं, माफ कीजिएगा, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक त्रिशूल अभिलेख प्राप्त होता है, और जिसमें किस लिपि में बातें लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में बातें लिखी गई है। ठीक है, इतना हो गया। थोड़ा सा जो और जानकारी जो इसके अंदर बातें लिखी गई है, 4 नाग वंशों के बारे में बताया गया है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बस इतना सा देख लेना। सबसे पहले गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है,
इसी को ही अशोक चल का विजयी अभिलेख भी बोला गया है। ये कहाँ पर है? तो ये गोपेश्वर के अंदर है। गोपेश्वर आपको पता है कहाँ पड़ता है? चमोली के अंदर है। उसके अलावा प्राचीन नाम की बात करें तो ये कहाँ है? गोस्थल के अंदर है। गोस्थल इसको बोला गया है। उसके अलावा जो जानकारी मिलती है वो किस मंदिर से मिलती है? शिव मंदिर यहाँ पर है, और वहाँ पर क्या है? एक त्रिशूल अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है? 16 मीटर के आसपास है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और जो अन्य फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो इस त्रिशूल अभिलेख के अंदर लिखी गई अन्य बातें हैं उसको हम जानते हैं। अब देखिए जो जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है वो क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहली बात इसमें लिखा गया है जो डोटी वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। डोटी नेपाल के शासक अशोक चल के द्वारा आक्रमण की जानकारी। क्लियर है? और ये कब आक्रमण करता है? 1151 के अंदर। कब करता है? 1151 के अंदर ये क्या करता है? उत्तराखंड वाले रीजन पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्लियर है? और इसी अशोक चल की क्या होती है? जीत भी होती है। ठीक है, ना केवल आक्रमण करता है बल्कि इसकी यहाँ पर जीत भी होती है। क्लियर है? अब हम लोगों ने आगे क्या देखना है? उसके अलावा यहाँ पर 4 नाग वंशीय शासकों का नाम भी इस अभिलेख पर है। जो ये त्रिशूल अभिलेख है इस पर 4 नागवंशीय शासकों का नाम भी है। अब वो 4 नाग शासक कौन कौन हैं? सबसे पहला आपको ध्यान रखना स्कंद नाग, दूसरा आपको ध्यान रखना है विभु नाग, और तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है अंशु नाग, और चौथा आप लोगों को ध्यान रखना है गणपति नाग। क्लियर है? एक बार आप लोग फिर से ध्यान रखना, जो त्रिशूल अभिलेख मिला है गोपेश्वर के अंदर, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या जानकारी है। उसके अंतर्गत जो जानकारी है, सबसे प्रथम जानकारी तो यह है कि जो डोटी नरेश हैं, जो वहाँ के शासक हैं अशोक चल, उनके द्वारा उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उस पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। और ये अटैक कब किया जाता है? 1191 में। क्लियर है? जब आप लोगों को पता है तराइन का पहला युद्ध भी हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, ठीक है, उसी टाइम की ये बात है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? 4 नाग वंशीय शासकों का नाम भी इस अभिलेख से मिलता है, जो ये त्रिशूल अभिलेख है। क्लियर है? सबसे पहला नाम आपको किसका ध्यान रखना है? स्कंद नाग हो गया, विभु नाग हो गया, अंशु नाग हो गया और गणपति नाग हो गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ गुफाओं के बारे में। अब देखो, उत्तराखंड के अंदर 2 गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगी, जितना मुझे विश्वास है। ठीक है, अब देखो वो गुफा कौन कौन सी है।
अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड की गुफा। तो सबसे पहले 2 गुफाओं के बारे में हमने पढ़ना है। 2 गुफाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी लाखों गुफा। कौन सी गुफा है? लाखों गुफा। और दूसरा कौन सा है? गोरखिया गुफा। ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, जो गुफा होती है इसको ही उडियार भी बोला जाता है। ठीक है। और इन्हीं गुफाओं को शैल्या आश्रय भी बोला जाता है। ठीक है। हम बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पर? हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लाखों गुफा की। ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार की गुफा है। यह पाषाणकालीन गुफा क्षेत्र है। ठीक है। कब की है? पाषाण काल की है। दूसरा फैक्ट आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? लाखों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लाख गुफाएं। लाख गुफाएं। तीसरी चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है? इसकी खोज के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज की जाती है 1963 में MP जोशी जी के द्वारा और धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा। धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा। मुझे पूरा यकीन है कि जितना छोटा या बड़ा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में दिख रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति आप लोग जानते हैं, अवस्थितों को क्या बोलते हैं? यानी कि लोकेशन। ठीक है। लोकेशन तो आपको पता है ये कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है। ठीक है। अल्मोड़ा के अंदर है, सुयाल नदी के तट पर है। तट पर। और कौन से गांव भी अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे पूछेगा नहीं तो बाड़े छीना। कहाँ पर? बाड़े छीना गांव में है। ठीक है। इतनी सी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में रखनी है। इसको मिटाने के बाद आगे मैं कुछ और फैक्ट है इनके पास बारे में, क्या क्या वहाँ पर चित्रण किया गया है उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। लेकिन इसको मिटाने से पहले आप लोग देख लीजिए उत्तराखंड की गुफाओं के बारे में। उत्तराखंड की गुफाओं के अंदर 2 चीज़ें हमने, जो 2 गुफाएं हैं वो काफ़ी चर्चित है और प्रसिद्ध है। एक तो है लाखों गुफा, दूसरा है गोरखा गुफा। हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं लाखों गुफा को। यह क्या है? पाषाणकालीन गुफा क्षेत्र है। ठीक है। उसके अलावा लाखों का जो अर्थ होता है उसका मतलब है लाख गुफाएं। इसकी खोज 1963 में MP जोशी और धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा की जाती है। जो इसकी अवस्थिति है वो अल्मोड़ा के अंदर सुयाल नदी के तट पर किस गांव में है? बाड़े छीना गांव में है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं लाखों गुफा के बारे में, वो फैक्ट भी आप लोग जान लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी की बात करते हैं। लाखों गुफा से जो जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मानव व पशुओं की आकृति बनाई गई है। आकृति बनाई गई है। उसके अलावा
सामूहिक नृत्य करते हुए 34 मानव आकृति को दिखाया गया है। क्लियर है? ये तो इसके बारे में जानकारी थी। उसके अलावा हम बात करते हैं आकार की। इसका आकार कैसा है? आप लोगों ने नागफनी का पौधा देखा होगा। नागफनी की आकृति जैसी यह गुफा दिखाई देती है। क्लियर है? अन्य फैक्ट में आप लोगों ने देखना है, अन्य तथ्य में आप लोगों ने देखना है, इसके पास ही फड़ुक्का नोला स्थित है। उसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना, 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। अब वो 3 रंग कौन कौन से हैं देख लेना आप लोग। एक है लाल, एक है कत्थई, गाना भी सुना होगा आपने, आप लोगों ने, कत्थई शब्द पे। तीसरा है काला रंग। ध्यान से देखना आप लोग और इम्तिहान से इसका नोट्स बनाना आराम से, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो मानव व पशुओं की आकृति बनाई गई है। दूसरा, मानवों को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और जिसमें कितनी आकृति दिखाई गई है मानवों की? 34। अगली चीज़ आती है आकार के बारे में। आकार के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, नागफनी की आकृति जैसी यह गुफा दिखाई देती है। क्लियर है? अन्य फैक्ट्स में जो अन्य तथ्य है उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके पास ही, ठीक है, फड़ुक्का नौला स्थित है। कौन सा नौला स्थित है? फड़ुक्का नौला स्थित है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 3 तरह के रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। क्लियर है? 3 तरह के रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, लाल, कत्थई और काला। इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम बात करते हैं गोरखिया गुफा के बारे में। थोड़ा स्याही की बूंदें डाल देता हूँ मैं इसमें, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। जिस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूँ, बिल्कुल आप भरोसा रखिए और इसी तरीके से आप इन चीज़ों को करते रहिए। और आपका काम सिर्फ एक है, इन चीज़ों का बार बार रिवीजन करना। 1-2 बार के भरोसे रहोगे तो चीज़ें आप लोगों को नहीं याद रहने वाली है। बार बार आप लोगों को कम से कम 5 से 7 बार आप लोगों को ये चीज़ें देखनी होगी। अब हेडिंग डालना आप लोग, गोरखिया गुफा। इसके बारे में हम सबसे पहले जो इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता का नाम आप लोग लिखोगे
राकेश भट्ट कौन है? राकेश भट्ट हैं। उसके अलावा हम इसकी बात करेंगे स्थिति के बारे में। स्थिति है इसकी चमोली में, ठीक है। और चमोली में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डुंगरी गांव, ढुंगरी गांव, ठीक है। ढुंगरी गांव, इसको छिनला भी बोलते हैं। कौन सा गांव बोलते हैं? छिनला भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? बद्रीनाथ मार्ग पर है और ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। अब हमें यहाँ से जानकारी क्या मिलती है? जानकारी हमें क्या मिलती है? मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। मानव और पशु के यहाँ पे क्या क्या किया गया है? आकृति का चित्रण किया गया है। 18 मानव चित्र हैं और 7 पशु चित्र हैं। क्लियर है? उसके अलावा आपको ध्यान रखना है रंग के बारे में। रंग है इनका चटक लाल, ठीक है। कौन कौन से पशुओं की यहाँ पर आकृति, तो आकृति में आप लोगों को ध्यान रखना है भेड़, दूसरा बारहसिंगा और तीसरा लोमड़ी। जितनी भी जानकारी इस बोर्ड पे आप लोगों को बताई गई है गोरखा गुफा के बारे में, उसको आप एक को भी स्किप मत करना, हूबहू इसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाना, ठीक है। अगर परीक्षा वाणी से कहीं से प्रश्न नहीं बनते हैं तो सिर्फ ये वाला सेक्शन है जो हिस्ट्री वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। जितने भी इसके बाद जब ये प्रागैतिहासिक वाला जो काल है उत्तराखंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आप लोगों को राजवंश पढ़ाऊँगा तो जितने भी राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया है उत्तराखंड के अंदर उनको काफ़ी डीप पढ़ाऊँगा, ठीक है। यही चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है परीक्षा वाणी में जहाँ पे आप लोगों को फूंक फूंक के अपने कदम रखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस चैप्टर के लिए परीक्षा वाणी के भरोसे रहोगे तो एक बहुत कम प्रश्न आप वहाँ से सही करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर। और परीक्षा वाणी क्या है? सुपर डुपर है, ठीक है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? गोरखा गुफा के जो खोज करता है वो कौन है? राकेश भट्ट है। कौन है? राकेश भट्ट है। स्थिति इसकी कहाँ है? चमोली में है। कौन से गांव में है? ढुंगरी गांव में है। छिनला गांव भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है? बद्रीनाथ मार्ग पर है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? अलकनंदा के तट पर है, ठीक है। किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। उसके अलावा आपको जानकारी में ध्यान रखना है कि मनुष्यों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिसमें मानव और पशुओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। 18 मानव चित्र मिले हैं और 7 पशु चित्र मिले हैं। अगर आपसे रंग पूछा जाता है बाई चांस तो कैसा रंग है? चटक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा
कौन कौन से पशुओं की यहाँ पर आकृति मिली है, तो भेड़, बारहसिंगा जो होता है मृग, उसकी आकृति, और लोमड़ी की। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटाकर हम अब आगे की ओर चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए मलारी गांव। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? मलारी गांव। इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेके चलना आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखना इसकी स्थिति। अगर आपसे पूछा जाता है मलारी गांव कहाँ है, तो ये है चमोली के अंदर। कहाँ है? चमोली के अंदर। क्लियर है? ये कहाँ है? उत्तराखंड, यूके व तिब्बत। तिब्बत को किसने हथिया लिया? चीन ने। यूके व तिब्बत की सीमा पर है। दूसरा, धौली गंगा नदी के तट पर है यह। ठीक है। अब यहाँ से हमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी जो हमें मिलती है, यहाँ पर संपूर्ण घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। दूसरा, अश्व शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या होता है? अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, सन 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, GU लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ पर शोध किया गया। यहाँ पर शोध किया गया और यहाँ से 3 चीज़ें प्राप्त हुई। बिल्कुल जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लोग लिखते भी जाइए। अगर बोर्ड से आप लोगों को बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे नहीं होगी। एक तो 5.2 kg का, यानी कि 5 किलो 200 ग्राम का सोने का मुखौटा यहाँ से मिला। सोने का मुखौटा मिला। दूसरा, यहाँ से नरकंकाल मिले। और तीसरा, यहाँ से क्या प्राप्त हुए? मृदभांड। मिट्टी के बने हुए बर्तन को क्या बोला जाता है? मृदभांड। एक बार इसका पूरा आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो अन्य चीज़ें बची हुई है पुरातत्व टाइम की, उन चीज़ों को हम कर लेंगे। मलारी गांव के बारे में आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि स्थिति ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? ये चमोली के अंदर है। यूके व चीन की सीमा पर है ये। उसके अलावा धौली गंगा नदी के तट पर है। कौन? मलारी गांव। जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। एक तो हमें यहाँ पर संपूर्ण घोड़े का कंकाल प्राप्त होता है। दूसरी चीज़,
अश्वशवाधान के यहाँ पर क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा सन 2002 में जब यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर शोध किया जाता है तो यहाँ से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो यहाँ से 5.2 यानी कि 5 किलो 200 ग्राम का सोने का मुखौटा प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ से नर कंकाल प्राप्त होता है और तीसरा यहाँ से मृद भांड हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। बस इतनी सी चीज़ आप लोगों को मलारी गांव के बारे में ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। महाभारत के अनुसार जो ये वाला क्षेत्र है मलारी गांव वाला, तो यहाँ पर एक अखरोट का वृक्ष, ठीक है, 500 साल पुराना अखरोट का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर जो द्रोणाचार्य थे वो अपने शिष्यों को क्या करवाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 500 साल पुराना अखरोट का वृक्ष, अखरोट के वृक्ष के करना आप, वृक्ष के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिस पेड़ पर द्रोणाचार्यों ने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। बस यही फैक्ट आप लोगों को क्या करना है, एक और ऐड करना है मलारी गांव में कि यहाँ पर 500 साल पुराना एक अखरोट का वृक्ष प्राप्त हुआ है, उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जिस पेड़ पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को क्या सिखाई, धनुर्विद्या सिखाई। बस इतनी चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं, एक और हेडिंग डालिए आप लोग, फल सीमा। क्या डालना है आप लोगों को, फल सीमा। और ये फल सीमा आपका पड़ता है कहाँ, अल्मोड़ा के अंदर। फल सीमा डालोगे और कहाँ पड़ता है, इतना लिखना है आप लोगों को, अल्मोड़ा में। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से योग मुद्रा में नृत्य करती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ से शवागार, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इनका यूज क्यों होता था, हड्डी को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, रामगंगा घाटी, ठीक है, रामगंगा जहाँ बहती है उसके आसपास क्या मिले हैं, पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है बनकोट का। जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बनवा रहा हूँ उसी तरीके से आप बिल्कुल बनवाएं। बनकोट का ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में। बनकोट का आप ध्यान रखना कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। किस तहसील में है, तहसील अगर आपसे पूछे तो है ये गंगोली हाट में है। क्लियर है। यहाँ से क्या हुआ है, 8 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई।
क्लियर है। अब हम आते हैं बहादुराबाद। बहादुराबाद, बहादुराबाद कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका हरिद्वार में। हरिद्वार में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से भी नर कंकाल मिले हैं और मिट्टी के, सीधा आप लिख लीजिए मिट्टी के बर्तन, मृद भांड लिख लीजिए आप। यहाँ से भी क्या हुए हैं? मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले फल सीमा कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है। यहाँ से योग मुद्रा में नृत्य करती हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। उसके अलावा यहाँ से शवागार और या कपमार्क मिले हैं। इनका यूज किस लिए किया जाता था? हड्डियाँ होती थी जो, उनको रखने के लिए। उसके अलावा रामगंगा घाटी में क्या मिले हैं? पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। उसके अलावा बनकोट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ के अंदर पड़ता है, गंगोली हाट तहसील में। 8 मानव ताम्र आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके अलावा आपको रखना है ध्यान हरिद्वार का बहादुराबाद। यहाँ क्या रहता है? यहाँ नर कंकाल मिले हैं और मृद भांड मिले हैं। बस इतनी सी जानकारी रखनी है आप लोगों ने इन सब विषय के बारे में। जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग राजवंश को शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए।